मैं अफरोज़ हामिद आप सभी का यूट्यूब चैनल ताज करियर इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूं। मैंने लास्ट एपिसोड में पढ़ा था 10th स्टैंडर्ड का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस यानी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। उसमें हम लोग ने डिस्कस किया था रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, वो ऊष्मा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कितने पार्ट्स होते हैं, 2 होते हैं, एक अभिकारक और एक प्रतिफल। फिर हमने पढ़ा था रासायनिक समीकरण, जिसमें हम लोग पढ़े थे रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण और संतुलित रासायनिक समीकरण। इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अगला टॉपिक होगा इसी चैप्टर का विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं। हमने देखा यहाँ पे लिख रखा है टोटल 8 प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया होते हैं। पहला रासायनिक अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया, यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर यानी संयोग कर एक नए उत्पाद यानी प्रतिफल का निर्माण करते हैं। जैसे अगर हम उदाहरण में देखना चाहें तो हम देख सकते हैं, ये उदाहरण है कि जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है यानी जुड़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का निर्माण होता है। यह उदाहरण है एक संयोजन अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हेन 2 or more reactants combine to form a single product is known as combination reaction। हम कोई दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस जब ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन करेगा तो ये फॉर्म करेगा H2O यानी वाटर। तो मतलब संयोजन अभिक्रिया का मतलब है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा अभिकारक आपस में मिलेंगे यानी संयोग करेंगे और एक सिंगल यानी एकल प्रतिफल का निर्माण करेंगे, तो इस अभिक्रिया को हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। तो हम देख रहे हैं दूसरा रिएक्शन है अपना वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, यानी वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक प्रतिफल का निर्माण करते हैं, उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम ले रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जिसे चूना पत्थर भी कहा जाता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट जब ये टूटेगा तो हमें देगा कैल्शियम का ऑक्साइड प्लस कार्बन का डाइऑक्साइड। तो हम यहाँ देखते हैं कि एक प्रतिफल है, एक अभिकारक है और एक अभिकारक जो है वो 2 प्रतिफल दे रहा है। दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं पोटेशियम क्लोरेट KClO3, ये जब टूटेगा तो KCl प्लस ऑक्सीजन गैस देगा। तो ये सभी वो रासायनिक अभिक्रिया हैं जिसमें एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक प्रतिफल का निर्माण कर रहे हैं, तो हम इसे कहेंगे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हम अब देखते हैं, आते हैं नंबर 3 पे, जिसे कहते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया, यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील परमाणु किसी अन्य यौगिकों से कम क्रियाशील परमाणु को विस्थापित कर देता है, उसे कहते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। उदाहरण के लिए जैसे हम ले लें यहाँ जिंक यानी Zn और इसका रिएक्शन करवा दें कॉपर सल्फेट के साथ, तो हम जानते हैं कि जिंक की क्रियाशीलता कॉपर की क्रियाशीलता के तुलना में अधिक होता है। इसलिए इस यौगिक यानी कॉपर सल्फेट से कॉपर को ये जिंक विस्थापित कर देगा यानी डिस्प्लेस कर देगा और निर्माण करेगा जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस कॉपर का। तो ये वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक में उपस्थित कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, तो उसे कहते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया यानी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद हम लोग देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 यौगिकों के बीच में आयंस का आदान प्रदान होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया को, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका अगर रिएक्शन करवा दें सोडियम के हाइड्रो ऑक्साइड के साथ, तो ये दोनों यौगिक आपस में आयंस का
यानी ऋणायन एवं धनायंस का आदान प्रदान कर लेगा, यानी एक्सचेंज ऑफ आयंस होंगे और ये दो न्यू यानी नया यौगिक का निर्माण होगा। एक बनेगा लवण यानी सोडियम क्लोराइड और इसके साथ बनेगा जल यानी H2O। तो यह अभिक्रिया द्विव विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। उसके बाद हम देख सकते हैं, उसके बाद अगला रासायनिक अभिक्रिया है अवक्षेपण अब हम लोग पढ़ते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया, जो अभिक्रिया नंबर 5 में है। अवक्षेपण अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसके प्रतिफल बनने पर वो ठोस अवस्था में होने के कारण वो विलयन से अलग हो जाता है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से अलग हो जाता है उसे कहते हैं अवक्षेपण यानी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसमें हम एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल है कि सिल्वर नाइट्रेट अगर रिएक्ट कर गया सोडियम के क्लोराइड के साथ, तो सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर का क्लोराइड यानी AgCl प्लस सोडियम नाइट्रेट NaNO3 का निर्माण करता है। ये सिल्वर क्लोराइड एक अपक्षेप के रूप में अलग हो जाएगा विलयन से, जिसे हम कहते हैं श्वेत यानी वाइट अपक्षेप यानी प्रेसिपिटेट। तो जब सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट का निर्माण होता है, जिसमें सिल्वर क्लोराइड एक अपक्षेप के रूप में विलयन से अलग हो जाता है। ये अपक्षेप याद रखेंगे कि सिल्वर क्लोराइड का अपक्षेप जो है ये श्वेत कलर यानी वाइट PPT होता है। दूसरा अगला अभिक्रिया है अवक्षेपण अभिक्रिया, जिसका एक एग्जाम्पल हम लोग लिए हैं सिल्वर नाइट्रेट जब सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो एक अपक्षेप जो श्वेत कलर का होगा वो है AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड, साथ में बनेगा NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट। दूसरा एग्जाम्पल है जब बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तो बेरियम सल्फेट एक अपक्षेप के रूप में बनता है। इसका कलर भी यानी ये भी कहलाता है वाइट PPT यानी श्वेत अपक्षेप। तो ये हो गया अवक्षेपण अभिक्रिया यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल ठोस के रूप में बनता है और वो विलयन से अलग हो जाता है। ये फेमस एग्जाम्पल है, याद रखेंगे सिल्वर क्लोराइड और बेरियम सल्फेट, ये दोनों ही अपक्षेप हैं और श्वेत रंग का है। अगला अभिक्रिया है उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल एक भस्म के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा जल का निर्माण करता है, वह उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। जैसा हम एग्जाम्पल लेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया का कि जब कोई अम्ल यानी एसिड जब रिएक्ट करेगा किसी भस्म यानी बेस के साथ तो वो निर्माण करेगा लवण यानी सॉल्ट प्लस वाटर यानी जल। हम इस पे फॉर्मेट पे एग्जाम्पल देखते हैं। हम कोई अम्ल ले रहे हैं जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और दूसरा ले लेते हैं सोडियम का हाइड्रो ऑक्साइड यानी ये बेस। ये एक अम्ल है HCl जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, दूसरा ये बेस है जिसे हम कहते हैं सोडियम का हाइड्रो ऑक्साइड। तो जब कोई अम्ल भस्म के साथ रिएक्शन कर रहा है तो लवण का निर्माण होगा, यानी यहाँ पे लवण बनेगा NaCl यानी सोडियम क्लोराइड और साथ में देगा वाटर यानी H2O। कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं एसिड में जैसे H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड और साथ में एक लवण लेते हैं KOH यानी पोटेशियम का हाइड्रो ऑक्साइड। तो जब ये H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड जब भस्म KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो एक लवण का निर्माण होता है पोटेशियम सल्फेट K2SO4, साथ में बनेगा जल यानी पानी। अब यहाँ देख लें, ये था उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया वह है जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करने के बाद दो प्रतिफल देंगे। एक कोई लवण होगा उसके अनुसार जिस हिसाब से हमने इधर अम्ल और भस्म लिया है और साथ में जल के अणु बनेंगे। अगला रासायनिक अभिक्रिया है अपना प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया
यानी फोटोकेमिकल रिएक्शन, यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है उसे हम कहते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। हम देखेंगे उदाहरण से इसे समझेंगे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। देखें, जब सिल्वर क्लोराइड के ऊपर से प्रकाश को प्रवाहित कराया जाता है यानी लाइट को, तो ये सिल्वर क्लोराइड टूट जाते हैं AgL+Cl2 के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। दूसरा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है कि जब H2 रिएक्ट करेगा Cl2 के साथ, किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, तो ये फॉर्म होगा HCl। तीसरा रिएक्शन भी ले सकते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जब ये रिएक्ट करेगा जल के अणु के साथ यानी वाटर के साथ H2O के साथ, और किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, तो ये रिएक्शन जो बनाएगा प्रतिफल वो होगा ग्लूकोज यानी C6H12O6। तो ये सभी वो रासायनिक अभिक्रिया हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में पूर्ण हो रहा है, तो हम इसे कहेंगे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है उसे कहते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। इसके 3 एग्जाम्पल थे यहाँ, जैसे कि सिल्वर क्लोराइड का टूटना सिल्वर प्लस क्लोरीन में, वो कहलाएगा प्रकाश रासायनिक, या हाइड्रोजन क्लोरीन से ACl का बनना, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का जल के साथ रिडक्शन होके यानी अपचयन होकर के ग्लूकोज का निर्माण होना, तो उसे हम कहेंगे प्रकाश रासायनिक। लास्ट अभिक्रिया यानी 8वां नंबर का जो रासायनिक अभिक्रिया है वो है रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपकरण दोनों साथ साथ होता है उसे हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में एक्चुअली 2 रिएक्शन चल रहा होता है, 2 अभिक्रिया होता है। एक अभिक्रिया का नाम है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, दूसरा अभिक्रिया होता है अपकरण अभिक्रिया। यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों साथ में होगा तो उसे हम कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीकरण का दूसरा नाम होता है उपचयन अभिक्रिया, इसी तरह से अपकरण का होता है अपचयन अभिक्रिया। हम दोनों को अलग अलग समझेंगे, अपचयन और उपचयन को, यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपकरण अभिक्रिया को। याद रहे कि रेडॉक्स अभिक्रिया में हमेशा दोनों साथ साथ होगा, ऑक्सीकरण भी और अपकरण भी। पहले हम समझेंगे ऑक्सीकरण क्या होता है और अपकरण क्या होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर ऑक्सीजन जुड़ता है यानी ऑक्सीजन का संयोग होता है तो वह अभिक्रिया कहलाएगा ऑक्सीकरण, और इसके विपरीत अगर किसी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन हटता है तो उसे हम कह देंगे वो अपकरण। यानी ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन का ह्रास होना यानी लॉस होना वो कहलाएगा अपकरण। तो ऑक्सीकरण अपकरण को ऑक्सीजन के रूप में भी परिभाषित करते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, कि अगर हाइड्रोजन हटता है, हाइड्रोजन का ह्रास होता है तो भी ऑक्सीकरण होता है, और अगर हाइड्रोजन जुड़ता है तो वो अपकरण होता है। तो हम फाइनली ये कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन हटता है। इसके विपरीत हम कहेंगे अपकरण में कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन हटता है और हाइड्रोजन जुड़ता है। तो ये दोनों अभिक्रिया कहलाएंगे ऑक्सीकरण और अपकरण। लेकिन जनरली ये होता है रेडॉक्स अभिक्रिया में कि एक ही साथ यानी साइमल्टेनियसली दोनों रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे में एग्जाम्पल है कि जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा तो ये कार्बन का डाइऑक्साइड बनाएगा, जिसे हम लोग कहेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया, क्योंकि इसमें ये जुड़ रहा है। दूसरा अगर देखें कि ये कॉपर का ऑक्साइड है, अगर इसे हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करा दें तो ये बना लेगा कॉपर प्लस H2O। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये कार्बन ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ लिया है, तो यानी ये कार्बन का ऑक्सीकरण हो गया कार्बन डाइऑक्साइड में। तो कार्बन जो है वो ऑक्सीकृत हुआ कार्बन डाइऑक्साइड में, तो ये प्रक्रिया कहलाएगा ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब अब उपचयन।
तो ये अभिक्रिया है ऑक्सीकरण का। और यहाँ देखें कि कॉपर ऑक्साइड के पास पहले ऑक्सीजन था, अब ये कॉपर ऑक्साइड जो है अपना ऑक्सीजन लॉस कर दिया है, तो ये कहला जाएगा अपचयन, यानी हम कह सकते हैं ये उपचयन, ये अपचयन होगा, सॉरी, तो इसे हम कहते हैं अवकरण। तो ये दोनों रिएक्शन को देखें, जो कार्बन में ऑक्सीजन ऐड होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, यानी ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ता है कार्बन से, तो ये ऑक्सीकरण यानी उपचयन अभिक्रिया है। और दूसरा एग्जाम्पल है कि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है, तो ये कॉपर ऑक्साइड का ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन लेके चला जाता है, तो ये कॉपर ऑक्साइड जो है अभिक्रित हो जाता है कॉपर में। तो ये सभी थे विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया, जो टोटल हम लोगों ने पढ़ा 8 प्रकार के। अब हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। वो है कि दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव। तो अपना सिलेबस में 2 प्रभाव दिए हुए हैं, एक है संक्षारण जिसे कहते हैं क्रोजन, और दूसरा है विकृगंधिता जिसे कहते हैं रैंसिडिटी। ये दोनों हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। दोनों ही रासायनिक अभिक्रिया के अनुसार उपचयन अभिक्रिया है, यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। देखिए पहला संक्षारण क्या होता है, इसकी परिभाषा हमने लिखा है यहाँ पे कि जब कोई धातु आर्द्रता यानी नमी, वायु, जल, अम्ल इत्यादि के संपर्क में आता है तब धातु संक्षारित हो जाता है। यानी जब कोई धातु इन चारों भौतिक राशि के संपर्क में आएगा, जैसे आर्द्रता यानी नमी, फिर है जैसे वायु यानी हवा, पानी, और कोई अम्ल, अगर इन सभी के संपर्क में आता है तो धातु क्षय होने लगता है, यानी धीरे धीरे उसकी परत जो है वो कमज़ोर होने लग जाता है, तो उसे हम कहते हैं संक्षारण यानी क्रोजन। यानी किसी भी धातु की सतह का कमज़ोर होना ये कहलाएगा संक्षारण। तो अब कुछ उदाहरण है संक्षारण के जो हमारे दैनिक जीवन में है, जैसे लोहे पर जंग लगना यानी रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये रस्टिंग ऑफ आयरन एक उदाहरण है संक्षारण का। जब लोहे को रख दिया जाए जहाँ पे उसे जल भी मिल जाए, वायु मिले, नमी मिल जाए और उसे अम्ल मिल जाए, तो वो धीरे धीरे लोहे की परत जो है वो टूटता जाएगा, परत वही परत हट जाएगा, यानी वो क्षय कर जाएगा और पूर्ण रूप से वो संक्षारित हो जाएगा धातु। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे क्रोजन यानी संक्षारण। दूसरा एग्जाम्पल है जो बहुत फेमस है, वो चांदी पर काली परत का बनना। जब चांदी पे ये सभी चीज़ें मिल जाएंगे जैसे आर्द्रता, वायु, पानी, अम्ल, तो चांदी जो है वो काली पड़ जाएगी, यानी काली पदार्थ की जो है वो एक परत जम जाता है, जिसे हम कहते हैं चांदी पर काली परत का बनना। वो भी एक उदाहरण है किसका, संक्षारण का। तीसरा है तांबा। कोई भी अगर तांबे का बर्तन है या कोई भी वस्तु अगर तांबे का है तो उस पर भी परत बनेगी, लेकिन वो होगा हरे परत, यानी हरे कलर का, यानी ग्रीन कलर का परत यहाँ निर्माण होगा। तो ये 3 एग्जाम्पल है संक्षारण का, लोहे पर जंग का लगना, चांदी पर काली परत का बनना और तांबे पर हरी परत का बनना। ये तीनों ही उदाहरण हैं किसका, संक्षारण का। ये तीनों ही धातु हैं और इसमें हो रहा है संक्षारण, इससे ये धातु क्या हो जाएगा, धीरे धीरे धातु जो है वो नष्ट हो जाएगा पूर्ण रूप से। दूसरा उदाहरण देखते हैं उपचयन अभिक्रिया का हमारे जीवन में, तो वो है विकृगंधिता जिसे हम कहते हैं रैंसिडिटी यानी खट्टापन। देखें जब वसा युक्त यानी वैसा भोजन जिसमें फैट है, चर्बी है, वसा है या तेल है, तो ऐसे खाद्य सामग्री जब वायु के संपर्क में आते हैं तो वो उपचयित हो जाते हैं यानी ऑक्सीकृत हो जाते हैं, और जिसके कारण उस खाद्य सामग्री यानी भोजन का स्वाद एवं गंध में परिवर्तन आ जाता है, यानी अब ये खाद्य सामग्री खाने के लायक नहीं रहते हैं। तो इसी पूरी अवस्था को जब भोजन का स्वाद और गंध में परिवर्तन आ गया, किसके कारण, उपचयन होने के कारण, तो इस अवस्था को हम कहते हैं विकृगंधिता यानी रैंसिडिटी। तो रैंसिडिटी का मतलब ये हुआ कि जब वसा युक्त और तेलीय खाद्य सामग्री जब वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं और जिसके कारण उसके स्वाद एवं गंध में
परिवर्तन हो जाता है तो इसी अवस्था को कहते हैं विकृगंधिता, यानी रैंसिडिटी ऑफ फूड, यानी इसको बोलते हैं एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। जब कोई फूड को ऐसे ही हवा में छोड़ देंगे बहुत दिनों तक तो उसके ऊपर जो भी चर्बी है, फैट है, ऑयल्स हैं, वो सब क्या हो जाएंगे, ऑक्सीकृत यानी ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। ऑक्सीडाइज होने के बाद वो फूड का टेस्ट बदल जाएगा, उस फूड का ऑर्डर यानी स्मेल बदल जाएगा, और इसी अवस्था को हम लोग कहेंगे रैंसिडिटी यानी विकृगंधिता। तो ये हम लोग का चैप्टर नंबर 1 था जिसका नाम था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो ये हमने इंट्रोड्यूस करवाया शुरू से और ये लास्ट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इसे आप लोग बढ़िया से पढ़ें, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लें इसका, ठीक है। अब जो है अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।